मित्रों, दी ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। सैटरडे 6 अप्रैल शाम का टाइम 4 बजे का मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और कल हमने BFSI सेक्टर पे वैसे तो करीब चर्चा समाप्त कर दी थी, लेकिन फ़िलहाल रात को जो US मार्केट थे उनके संबंध में पहले हम 2 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और चर्चा करेंगे, फिर बाद में उसके कंक्लूजन की बात करते हैं। रात को अमेरिकन मार्केट तेज़ खुले और तेज़ ही बंद हुए, और उसके पहले यानी बृहस्पतिवार की शाम को, थर्सडे की रात को, थोड़ा बाज़ार बहुत कमज़ोर बंद हुए थे और ये कहा जा रहा था साहब 1 साल जो फला रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, बड़ा मंदा गिर गए, तो ये समस्याएं वो समस्याएं। लेकिन जो आज रात को बाज़ार में तेज़ी आई अमेरिकन मार्केट में, और शानदार तेज़ी आई, वो ये शो करती है कि ये सारी जो खबरें और ये कमियां जो जोड़ दी जाती हैं शेयर बाज़ार से, वो सब फर्जी है। वो कुछ ऑपरेटर्स, स्पेकुलेटर्स अपने मतलब के लिए जो कुछ कर्म करते हैं, वो झूठे सच्चे जो कुछ करते हैं, तोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, उसको जोड़ देते हैं, जैसे उसको जस्टिफाई करने के जोड़ देते हैं। बाकी अमेरिकन मार्केट में भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली IT सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसको हिलाने की, उसको तोड़ने की काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो टूट नहीं सकता, वो बाज़ार टूट नहीं सकता। थोड़ा बहुत टूटता है, बाज़ार की नेचर है, इसलिए निश्चिंत रहें। नैस्डैक शेयर मार्केट पर भी, डाउ जोन्स पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो इंडियन IT शेयर थे वो भी मजबूत थे रात को। HDFC का जो ADR था वो ज़रूर थोड़ा सा कमज़ोर था, तो कमज़ोरी होना स्वाभाविक है, हो सकता है कमज़ोर हो, चलता रहता है कमज़ोरी, छोटी मोटी कमज़ोरी, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट अब उसमें बची नहीं। तो मित्रों, मैं आपसे सब ये कहता हूँ कि आप हिम्मत बनाएं, घबराएं नहीं, और सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। अगर आप में हिम्मत रहेगी, आपके इरादे मजबूत हैं, आपके अपने सही शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मजबूत शेयरों में इस टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि BFSI का कंक्लूजन कुछ कहने के पहले, कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी हिस्सा ले सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 100 करोड़ रुपए वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और कमज़ोर जो वर्ग के लोग हैं, कम तनख्वाह पाते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करते हैं, उसमें से छोटा मोटा कुछ ना कुछ पैसा बचा के आप RD अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, FDR करवाते हो, उसके बजाय आप म्यूचुअल फंडों में लगाइए थोड़ा बहुत पैसा। जिस तरह आप 1000 बचाते हैं, 500 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाइए। और म्यूचुअल फंड कौन सा हो, ये आपको कोई भी ब्रोकर, एजेंट, कोई भी बता देगा, मैं नहीं बता सकता, मेरी सीमाएँ हैं। लेकिन मेरी राय ये, उधर लगाइए, आपको RD से और FDR से ज़्यादा मिलेगा, और वो कोई डूबने वाला नहीं है। और उसका कारण है कि देश के अंदर जो उत्पादन है, जो कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट है, अगर आप शेयर बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपकी सीधी भागीदारी है उस मुनाफे में। वो जो आपने पैसा लगाया है, वो पैसा कमा रहा है पैसा, और उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, और मिला है, अभी तक इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान के 100 फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी एक हिस्ट्री है, जिनकी सफलताओं की कुछ कहानी है, उनमें आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, और उनकी जो सफल कंपनियां हैं, जिन्होंने अच्छे रिवार्ड दिए, या जो थोड़ी नई कंपनियां भी हैं चाहे उनकी, उनमें नए जो प्रोजेक्ट लगाए हैं, लगाने जा रहे हैं, और उनके रेट्स रीजनेबल हैं, उनके ऊपर भी आप स्टडी करें और इन्वेस्टमेंट करें। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कह देता हूँ। मुझे ये बात तो खैर महत्वपूर्ण नहीं है जो भी मैं कहने जाऊँ, उसके बाद जो बात कहूँगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। मुझे बड़ा दुख हुआ
कि अधिकांश विनियोजक शेयर बाजारों में रातों रात करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं। उनको केवल टिप चाहिए, वो शेयर बाजारों की तह में नहीं जाना चाहते हैं, उनकी नब्ज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं, स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ना कोई उनको स्टडी करवाता उसके प्रति। अभी तक मेरे वीडियोज़ को 7 वीडियोज़ हैं, आज 8वां दे रहा हूँ, 7 वीडियोज़ में कुल मिला के शायद 270-80 आदमियों ने देखा है। इट्स वेरी बैड। ये इतनी बात बताने वाला, इतनी तसल्ली से, इतनी खुलकर हर सेक्टर की, हर कंपनी की मेरी डिमेरिट, हर मैनेजमेंट की मेरी डिमेरिट बताने वाला नहीं मिलेगा भाई साहब। मेरी बात को आप मानिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है देश का जो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है वो ऊपर उठे। गरीबी इंसान के लिए अभिशाप है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने बच्चों के कल्याण की बात कर सके, बच्चों के कल्याण की बात कर सके। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें प्लीज़। एक 20 मिनट रोज़ाना का समय दे दें अगर आप शेयर बाज़ार के प्रति कोई आकर्षण या कोई चार्म रखते हैं, और माने मेरी बात। और दूसरी बात, अब आते हैं कंक्लूजन। हाँ, बीच में एक बात मैं महत्वपूर्ण और कह देता हूँ आपको कि भारत सरकार ने भरसक प्रयासों के बाद, बहुत लंबे प्रयास किए, बड़ी गंभीरतापूर्वक प्रयास किए, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, कैपिटल गुड्स उद्योग जूझ रहा था। जो उनकी रेटेड कैपेसिटी थी वो अचीव नहीं हो पा रही थी। लैपटॉप बनेगा, कंप्यूटर बनेगा, मोबाइल बनेगा, कार बनेगी, रेल का इंजन बनेगा। कैपिटल गुड्स में जो भी मशीनें बनेंगी उनका गवर्निंग पार्ट इलेक्ट्रॉनिक होता है और उसके अंदर चिप लगे बिना वो काम नहीं करता है। उस कमी से जूझ रहे थे, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के इंतज़ाम की बहुत समस्या आ रही थी और वो टेक्नोलॉजिकल मैंने अरेंजमेंट कर ली गई है। हिंदुस्तान की 2 नामी ग्रुप, टाटा ग्रुप जिसकी कंपनी का नाम है, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो 91,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगा रही है सेमीकंडक्टर चिप्स के। एक प्रोजेक्ट लगाएगी आसाम में, एक प्रोजेक्ट लगाएगी गुजरात में। और दूसरा ग्रुप है, दूसरी कंपनी मान लीजिए क्रॉम्पटन ग्रीव सीजी पावर लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। और मुरुगप्पा ग्रुप भी साउथ का एक बहुत ही मजबूत और सफल ग्रुप है। ये 77,000 करोड़ रुपए की लागत, 7700 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में 28 एकड़ ज़मीन पर प्रोजेक्ट लगा। 13 मार्च को इन दोनों प्रोजेक्ट्स का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मोदी जी ने की है और बड़ी उल्लास के साथ की है उन्होंने, और बहुत उम्मीदें हैं उनसे। और भारत सेमीकंडक्टर चिप के अंदर आत्मनिर्भर बन जाएगा। और भी कंपनी आ रही हैं इसमें, आत्मनिर्भर बनेगा और उससे बहुत आसानी होगी। भारत ने एक नए युग के अंदर कदम रखा है, यो मानिए आप। अब सवाल ये है कि अगर इन उसके बाद में वैष्णव साहब आए थे टीवी पर, 4-5 दिन बाद आए थे, शायद ये बात है 20 तारीख के आसपास की बात है। टीवी पर आए थे और वैष्णव साहब ने ये कहा था कि हमारा ये सब प्रयास जो है, हमारा ये जो सफलता है, ये बहुत बड़ी सफलता है और इससे हम सन 2024 के अंत तक इंडिया मेड चिप बाज़ारों में आ जाएगी। तो मैं खुद भी कहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अगर ये चिप 2024 तक आ जाती है या 2025 के शुरू में आ जाती है, प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार रहने तो मैंने ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। अब सवाल ये है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, सीजी पावर ज़रूर लिस्टेड है और इसके पीछे ग्रुप भी मजबूत है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। अपने दलाल से, अपने ब्रोकर से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ये चर्चा करें कि क्या मतलब सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना
लाभप्रद है और क्या ये सही समय है, और उसके लिए कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, क्या किया जाए। और भी बहुत सी कंपनियां हैं छोटी छोटी जो चिप नहीं बनाती, कोई चिप का सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई चिप डेवलपमेंट का फॉर्मूला बनाती है, इस तरह से है। लेकिन जो मेन जो चिप बनाएंगे ना वो ये आगे आने वाले समय में काइनास इंडस्ट्री चिप बनाएगी, HCL टेक्नो चिप बनाएगी, चल रहा है उनका प्रोसेस में, अंडर कंसिडरेशन है, अंडर अप्रूवल है। लेकिन दीज 2 प्रोजेक्ट्स आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये बात है। अब आते हैं हम फिनेंशियल BFSI सेक्टर का कंक्लूजन क्या है। दोस्तों 4-5 कंपनियां हमने ये तय किया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में से 4-5 बैंक ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है। आगे देखें NBFCs में 3-4 कंपनियां ऐसी हैं, 4-5 कंपनी ऐसी हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो सेफ हो सकता है, विचार किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता आपको करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। और एक नई कंपनी उभर रही है ताकत के रूप में, मुझे तो बड़ा विश्वास है, पूना वाला फिनकॉर्प। उस कंपनी में मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं कोई बेईमानी तो करनी नहीं मुझे। मैंने मेरी पूरी ताकत से इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी खरीदा है, मैंने भी खरीदा है, और मैंने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको खरीदा है, सबने खरीदा है, मैं पूछ जो भी है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये 4-5 कंपनियाँ, बजाज फिनांस है, सुंदरम है, फिर आपको चोलामंडलम है, बजाज फिनसर्व है, फिर आपके आइए आप श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन इसके लिए सलाह लीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप एडवाइस लें, और ये मत सोचना आपको कोई सलाह भी देते कि लगाना है तो भी आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में 10-20%, 50% बढ़ जाएगा या दुगना हो जाएगा, 2 महीने में, 6 महीने में दुगना हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। ये इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे चलते हैं। जिन भी लोगों ने शेयर बाज़ारों से जल्दी पैसा कमाने की सोची है वो घाटे में रहे, बहुत बड़े लॉसेज उठाए उन्होंने। इसलिए मेरा आपसे विनय ये है कि बहुत तसल्ली से करें, बहुत सोच समझ के करें, बड़ी सलाह सूझ की बात करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोगों ने पैसा कमाया होगा और उस पैसे को बर्बाद मत करें। अब बाकी इंश्योरेंस सेक्टर और असेट मैनेजमेंट सेक्टर, ये मेरी राय में इन्वेस्टमेंट के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सवाल ये पैसा तो हमारे पास सीमित है। चाहे टाटा बिरला हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, चाहे दमानी साहब हो, चाहे और कोई भी साहब हो, हर आदमी के पैसे की सीमा है। आपके पास जितना पैसा आप बहुत बढ़िया कंपनियों में लगाओ, और भी आप क्यों डाउटफुल कंपनियों में लगाते हो, क्वेश्चन मार्क के आगे अपना पैसा क्यों भेंट चढ़ाते हो आप अपने पैसे, जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पीछे मैनेजमेंट है, आप उसमें जाइए। मतलब कचरा पट्टी में क्यों जाते हो, जो कि रातों रात बिस्तर समेट देते हैं, धीरे धीरे अपना माल बेच करके रवाना हो जाते हैं, उसमें मत जाइए भाई। ये है अनदर थिंग। अब आज मैं थोड़ा सा समय बचा है अभी, तो मैं थोड़ा सा जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है सेक्टर है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसका एक प्रारंभिक शुरुआती बातचीत करते हैं उसमें। और शुरुआती बातचीत में भाई ऐसा है कि सन 1990-92 से पहले सॉफ्टवेयर का कोई नाम भी नहीं जानता था। कोई बहुत हायर लेवल पे, कोई कॉरपोरेट्स में, कहीं और एक्सपोर्ट में, विदेशों में तो था खैर, लेकिन भारत में एटलीस्ट कोई नाम नहीं जानता था। उसके बाद उससे पहले शायद ये कंपनी आ चुकी थी, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, ये मेटा वगैरह बाद में आई हैं, नेटफ्लिक्स बाद में आई है, ट्विटर बाद में आई हैं, ये सब कंपनियां आई हैं मतलब दुनिया में।
और आज नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर ये लिस्टेड है ये सब कंपनियां। और मैं समझता हूँ कि आज अमेरिका की अगर कोई दौलत है, कोई ताकत है, कोई संपदा है, वहाँ के लोगों की ताकत है, या वहाँ के लोगों का कोई काम चल रहा है, पेंशन मिल रही है, या जो भी कुछ चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इन कंपनियों की बदौलत चल रही है। ये कंपनियाँ पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, पूरी दुनिया के बाज़ारों से पैसा खींच के ले जा रही हैं। ऑटोमेटिक पैसा जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जादू की वजह से इनकी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक इन 10-12 कंपनियों में से, 8-10 कंपनियों में से एक एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे भारत के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, टेस्ला, वंडरफुल है। अच्छा, फिर दूसरी कंपनी चिप्स की है, सेमीकंडक्टर चिप्स है, जो सुपर चिप्स बना रही है, एनवीडिया, जिसने पिछले 8-10 महीनों के अंदर अमेरिका के बाज़ारों में, शेयर बाज़ारों में तहलका मचाया और इतना रुपया जनरेट किया है, इतनी वेल्थ क्रिएट की है कि पूछो मत। करीब 2.25 लाख, 200 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है और $900 के आसपास उसके एक शेयर की कीमत है। यानी इंडिया के 72,000 रुपये के बराबर एक शेयर है की कीमत एक शेयर है। इस तरह से अमेरिकन मार्केट्स में अगर कोई दौलत है, असली दौलत है, तो वो ये है। और अमेरिका के बाज़ारों के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, नैस्डैक के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर इन फर्स्ट 10 कंपनियों को घटा दिया जाए, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को घटा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ फिर कोई बहुत ज़्यादा पैसा बचता नहीं मार्केट में, कुछ नहीं, बहुत कम पैसा बचेगा, बहुत लो लेवल पे आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इन कंपनियों में ग्रोथ भी है 20-30%, 40%। एनवीडिया के तो सेल में 400% ग्रोथ आई है, नहीं, सेल में 250% ग्रोथ आई है, प्रॉफिट में 400% ग्रोथ आई है। एंड दिस ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स। और उसके बाद भी 50-60-70% की ग्रोथ तो चलेगी इस कंपनी की, क्योंकि ये एक दूसरी और सुपर चिप, सेमीकंडक्टर चिप लेके आ रही है। इनका R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की कई IT कंपनियों ने इनके साथ में दुनिया भर के एग्रीमेंट किए ट्रेनिंग के लिए, ताकि इंडियन IT कंपनीज के स्टाफ को वो ट्रेनिंग दे सकें। खैर, एनीवे, इन कंपनियों को खरीदने वरीदने का नहीं है, बहुत महंगी भी हैं और आम आदमी नहीं खरीद सकता है। और ले दे करके कुल मिला करके कुछ अमेरिका के ये जो म्यूचुअल फंड ज़रूर हैं, अमेरिकन शेयर्स के जो इंडिया में हैं, वो म्यूचुअल फंड FOF है, ETF है, उनमें कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रखे हैं और वो सेफ भी हैं इन्वेस्टमेंट, और ठीक है। लेकिन मेरा भी है कुछ, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दे सकता। इसमें कुछ लोगों से डिस्कस कीजिए, कुछ ब्रोकर से, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं ना, HDFC के ब्रोकर्स हैं, फिर जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों के फंड मैनेजर तो नहीं बात करेगा आप लोगों से, मेरे से बात नहीं करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। कोई कर भी लेता है, कोई नहीं भी करता है। कोई कहता है साहब मैं बाद में बात करता हूँ आपसे टेलीफोन से, फिर वो टेलीफोन आता है, कभी नहीं आता। सलाह सूद करें, सोचें, मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। मेरी तो पढ़ने लिखने की आदत है, जानकारी रखने की आदत है, तह तक जाने की आदत है, जाता रहता हूँ। और यहाँ तक स्थिति है कि कुछ इंडिया के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जिनकी ज़बान में ये कहा जाता है जादू है, वो टेस्ला को रिकमेंड कर रहे थे बहुत टाइम से कि साहब टेस्ला बढ़ेगा। और मॉर्गन स्टैनले भी कहा था $400 का टेस्ला हो जाएगा। उस समय टेस्ला का रेट $250 था। और मैं ये कहता था कि माइक्रोसॉफ्ट बढ़ेगा और एनवीडिया बढ़ेगा। मेटा का नाम मैंने लिया, मेटा बहुत तेज हो गया मेटा। तो परिणाम यही हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $425 पे पहुंच गया है। उस समय करीब $250-250 का रेट था।
और एनवीडिया का शेयर चलता था कोई $200-250 के आसपास, जो $900 हो गया है। और टेस्ला का शेयर $250 चलता था। मैं उस समय की बात नहीं करता जब $1200 भी पहुंच गया था टेस्ला का शेयर। मैं सिर्फ $250 के रेट की बात करता हूँ, गिर के काफ़ी नीचे आ गया था। वो $180 रह गया है। और मैं डिफरेंशिएट इस आधार पर करता था कि टेस्ला बनाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ठीक है, वो फर्स्ट इन्वेंटर है, उसकी गाड़ियाँ बहुत एफिशिएंट हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो भाई साहब हाई है तो पैसे भी ले रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो पूरे विश्व की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां सब कूद रही हैं, आ चुकी हैं, तैयारी कर रही हैं, और बहुत वार लेवल पे तैयारी चल रही है। इसलिए टेस्ला के प्रोडक्ट में कोई ख़ास बात नहीं है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे कोई टक्कर नहीं दे सकता, जिसका कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं कर सकता। खूब विकल्प ही विकल्प है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कोई विकल्प नहीं है, गूगल का कोई विकल्प नहीं है, एनवीडिया का अभी तक कोई विकल्प नहीं है, मेटा का कोई विकल्प नहीं। इसलिए आप समझें, धीरे धीरे अध्ययन करें इन कंपनियों का, लोगों से समझें। मैंने भी बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करें प्लीज़ आप इसमें। बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी हैं ये, और करें तो किसी से सलाह सूट लें। अपने कोई न कोई आदमी ऐसा रखें, आप संपर्क रखें किसी से जो आपको पूरी बात और समझा सके। और मना भी करता है कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उससे सवाल पूछेंगे भाई आप क्यों मना कर रहे हो। फंडामेंटल्स पे आप उससे क्वेश्चन पूछें। ये तो ये बात है। तो आज का अध्याय इतना ही रहने देते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे वीडियो को 350 आदमी ने देखा है। ताकि की बात है, मैं कितनी मेहनत करके ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब दूसरी बात है कि इंडियन आईटी कंपनीज जिनका मेजर रेवेन्यू और जो इन्होंने जो पैसा कमाया है वो अमेरिका से यूएस के बीएफएसआई सेक्टर को सर्व करके, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, टूरिज्म को, मेडिकल को और इस तरह के कई सेक्टर्स को सर्व किया, लेकिन मेनली बीएफएसआई है। उनको उनकी सेवा करके उनको सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं। और भारत की भी ये रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। भारत में 20 लाख बच्चों को, 20 क्या ज़्यादा है, 25-30 लाख बच्चों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, वाइट कॉलर जॉब दे रखी है, और बहुत वेल प्लेस्ड हैं, बहुत वेल सैलरीड हैं। आज भारत सरकार का अब इस साल का बजट 45 लाख करोड़ है। इससे पहले 37-38 लाख करोड़ ही था। उसमें से 20 लाख करोड़ रुपए का तो ये कंट्रीब्यूशन है। वो पैसा घूम कर फिर कर भारत सरकार के पास ही जाता है। अगर ये आईटी कंपनियां नहीं होती भारत में, तो भारत की इकोनॉमी का और भारत के एम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन होती। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, सब बच्चे नौकरी में लग गए। इस साल जरूर थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जो थोड़ा टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो। कितने बच्चे नौकरियों में लग रहे हैं, कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितने होटल्स, कितने हवाई जहाज, फ्लैट बिक रहे हैं, कारें बिक रही हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, टूरिज्म चल रहा है। डोमेस्टिक टूरिज्म इनसे चलता है और फॉरेन टूरिज्म भी इनसे चलता है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लोग अच्छी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, देश में संपन्नता है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। और सरकार के पास, मैंने ये कहा, जो पैसा आता है ले लेके करीब करीब सारा सरकार के पास पहुंच जाता है धीरे धीरे। वो कैसे पहुंचता है? पहले तो कंपनियां इनकम टैक्स चुकाती हैं, जो प्रॉफिट होता है उससे पहले कंपनियां तनख्वाह दे चुकी होती है प्री टैक्स प्रॉफिट में। वो एम्प्लॉइज़ जो है वो टैक्स चुकाते हैं, इनकम टैक्स चुकाते हैं। फिर वो उस पर 25% तो वो टैक्स गया, और 30-32% एवरेज टैक्स जो है वो उसमें चला जाता है। काय में बच्चों की जो 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 वहाँ एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है, उससे इनकम टैक्स चला जाता है। फिर जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, उस डिविडेंड पे इनकम टैक्स आता है। और उसमें म्यूचुअल फंडों के पास में, एलआईसी के पास में, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के पास काफ़ी शेयर्स हैं, उनके उस पर इनकम टैक्स आता है। और फिर वो जो एम्प्लॉय सामान खरीदते हैं उससे, और शेयर होल्डर्स को भी मिला है पैसा।
डिविडेंड की फॉर्म में, उससे जो सामान खरीदते हैं उस पर सरकार को जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वो जाता है, लॉजिस्टिक सर्विसेज डेवलप होती हैं, डीलर्स पनपते हैं, व्यापारी पनपते हैं उससे। तो इन सब कारणों से, बाकी और एक ये तो एक प्रेम्बल है आईटी इंडस्ट्री का। आईटी इंडस्ट्री एक बून है भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए बून है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कल आप मेरा वीडियो ज़रूर सुनें और उसको चूक ना करें। बहुत बड़े विचार विमर्श के बाद, बहुत बड़ी थिंकिंग के बाद मैं वीडियो तैयार करता हूँ। बहुत मेहनत का काम है, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है मतलब। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी सवाल खुलकर पूछें। आज इतना ही रहने देते हैं, 25 मिनट हो गए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।